आज यहीं पे सूखी का प्रोग्राम होने वाला है और सूखी कुछ ही देर में इसी मंच से पूरे क्राउड को झुमाएंगे। देश के युवाओं को भारत के त्योहारों से, उसकी संस्कृति को इन इवेंट्स के माध्यम से समझाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका जो सोच है वो उसका तारतम्य वर्तमान के साथ अवश्य होना चाहिए। सबके विषय में समरस सोच रखने वाले नेताओं की देश को ज्यादा जरूरत है और उसी के तहत मैं ये कार्य युवाओं के बीच में हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा। 10 साल में यूपी कितना बदला है? बेहतर कौन था, अखिलेश जी या फिर योगी? योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा। जिस तरह मोदी जी नॉन करप्टेबल है, जिस तरह भारत में भाजपा के पास नॉन करप्ट नेता आज हैं, वह देश के लिए एक ऊपर वाले का वरदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। जनता की सेवा करना और भगवान की सेवा करना अलग अलग नहीं है। ये अखिलेश जी को जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन वो नर की भी पूजा करेंगे और नारायण की भी पूजा करेंगे। आजकल अपोजिशन ने एक फैशन बना लिया है देश की हर संस्था के ऊपर आरोप लगाने का। देश में होली का माहौल है। होली मतलब रंग बिरंगा त्योहार और इसी रंग बिरंगे त्योहार के बीच हमारी मौजूदगी कानपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का एक इंडस्ट्रियल हब भी है और कानपुर दिन प्रतिदिन बदल रहा है और कानपुर विकसित हो रहा है। आज कानपुर में हम सूखी के इवेंट में, एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए, आज यहीं पे सूखी का प्रोग्राम होने वाला है और सूखी कुछ ही देर में इसी मंच से पूरे क्राउड को झुमाएंगे, नचाएंगे और सुनाएंगे अपनी कलाकारी। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ के ऑनर से, जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, विक्रम सिंह जी से, और विक्रम सिंह जी से जानेंगे कि ऐसा इवेंट कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है और आइडिया कहाँ से आया। सबसे पहले तो स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम ठीक। सर, कानपुर सिटी में ऐसा इवेंट कराने के लिए आप आगे आए हैं, क्या सोचकर ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले ऐसे इवेंट कानपुर में नहीं होते थे। नहीं, होते हैं बट बहुत ही लिमिटेड होते हैं और मुझे लगता है कि अब ये देश के अंदर जितने भी त्योहार हैं हमारे, होली है, दिवाली है, दशहरा है और रक्षाबंधन और ऐसे ही बड़े बड़े त्योहार, इन पर कुछ ना कुछ इवेंट्स होने चाहिए। देश के युवाओं को भारत के त्योहारों से, उसकी संस्कृति को इन इवेंट्स के माध्यम से समझाने की जरूरत है और मैंने हमेशा यूथ के पक्ष में हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है। उसी के तहत मैं आज यहाँ। पिछले 5-7 साल में यूपी बहुत बदला है, लेकिन यूपी में खासकर कानपुर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है और आप कानपुर को इतना विकसित देख रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप हैं 90s के, तो आप 90s के हो के भी युवाओं के लिए सोच रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका जो सोच है वो उसका तारतम्य वर्तमान के साथ अवश्य होना चाहिए। और जब हम यूथ थे, हम कैसा सोचते थे, समय से आगे सोचते थे, उसी तरह आज का यूथ भी हमसे आगे सोच रहा है और उसके एंटरटेनमेंट के तरीके बदले हैं। उसके एंटरटेनमेंट का हमारा प्रयास पुरानी पीढ़ी का होने के नाते ये होना चाहिए कि यूथ को के कदम ना डगमगाए, वो एंटरटेन हो, वो एंजॉय करे, लेकिन साथ ही साथ वह संस्कृतियों से भी भारत की जुड़ा रहे। अब इस प्रयास के तहत हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों को स्वरूप देने का मेरा प्रयास रहता है। जब आपका प्राइम एरा चल रहा होगा, उस समय कुमार सानू, बहुत सारे सिंगर होंगे, लेकिन अभी जेनजी के जनरेशन में सूखी, करण औजला, हनी सिंह, ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपके जमाने के प्राइम एरा तो कुमार सानू रहे होंगे, तो आप कुमार सानू को ना बुला के सूखी को बुला रहे हैं, तो जेनजी आपके दिमाग में है कि जेनजी जो चीज डिमांड कर रही है उसको फुलफिल किया? देखिए, समय के साथ म्यूजिक भी बदलता है, म्यूजिक के गाने वालों का भी ट्रेंड बदलता है, इक्विपमेंट बदलते हैं, डांस फ्लोर्स बदलते हैं और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं समझता हूँ। और उसी नेचुरल प्रोसेस के तहत कब किसको, युवाओं को क्या अच्छा लग रहा है, वो अपनी पसंद बताने में और उस पसंद को सपोर्ट करने में हिचकते नहीं है। हमारा काम है कि उनकी पसंद को एक्नॉलेज करें, उनकी पसंद को हम उससे सहमत हों
और उनको उसमें आजकल, क्योंकि ये सिर्फ एंजॉय करने की व्यवस्था नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग अपना जीवन भी आगे बढ़ा रहे हैं, इससे अर्न भी कर रहे हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। तो जिस तरह से भारत में भिन्न भिन्न विधाओं के तहत लोग कमाने की सोचे हैं, जिस तरह खेल में लोग कमा रहे हैं, उसी तरह इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कमाने के बहुत सारे अवसर हैं, व्यस्त रहने के बहुत सारे अवसर हैं। और ये सही है कि हमारे जमाने में कुमार शानू होते थे, आर औजला है आज, और उसके बाद कोई और होंगे। ये प्रक्रिया है। मैं क्राउड में घूम रहा था तो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कहने अंदर लोग विक्रम जी के एरा में तो उदित नारायण, कुमार सानू, अलका ज्ञानी के ऐसे ऐसे प्राइम सिंगर थे, लेकिन कुमार सानू को ना बुला के आजकल के जनरेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? कोई उद्देश्य नहीं है। जो कुमार शानू की भी अपनी एक ऑडियंस है, और ये जो औजला है और सुखी हैं और इसके तरह के जो और गायक हैं, उनकी भी अपनी एक ऑडियंस है। तो आज के युवाओं को होली का समय होने के कारण जो ऑडियंस अच्छी लग रही है, या जो सिंगर अच्छा लग रहा है, उसको बुलाया गया है। कल को कोई सूफी होगा तो वो सूफी आएगा, उसके बाद मान लीजिए कोई त्योहार होता है तो उसमें भजन गाएंगे, इस तरह से। अच्छा, एक जर्नलिस्ट होने के नाते दिमाग में सवाल घूमते रहता है। अब आप जो बात कह रहे हैं उससे सवाल निकल के आ रहा है। मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि देश का युवा भविष्य है। आप भी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, 27 में चुनाव भी है, तो विक्रम जी के मन में कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर तो नहीं चल रहा है कुछ? मैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता हूँ, लेकिन आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ और जहाँ से विधायक रहा हूँ, वहाँ पर भी आपको लोग यही बताएंगे कि विधायक जी सबसे ज्यादा युवाओं के लिए ही चिंतित रहते हैं। क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ, और छात्र राजनीति करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सबके विषय में समरस सोच रखने वाले नेताओं की देश को ज्यादा जरूरत है, और उसी के तहत मैं ये कार्य युवाओं के बीच में हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा। इससे मुझे भी लाभ होता है। मुझे देश को किस तरफ जाना चाहिए इसके बारे में जानकारी भी मिलती है युवाओं से। देश में नया क्या हो रहा है, इससे वो लोग मुझे ज्ञान देते हैं। जरूरी नहीं कि हम पैदाइशी परम ज्ञानी हो गए हैं। तो सबसे ज्ञान लेने की जो प्रक्रिया है वो आपके युवत्व को जिंदा रखती है, तो उससे हमारी भी मानसिकता युवत्व की बनी रहती है, और हम उनके लिए काम कर पाने में भी सफल हो पाते हैं। अब थोड़ा इवेंट से हट के एक दो पॉलिटिकल सवाल कर लेते हैं। पिछले 5-7 साल में, पूरा 10 साल कह लें, 10 साल में यूपी कितना बदला है? बेहतर कौन था, अखिलेश जी या फिर योगी? योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना होगा। इसलिए नहीं कि उनका पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ, लेकिन मैंने उनके जैसा ईमानदार शब्द तो अरबी है, फारसी है, लेकिन उनसे ज्यादा सत्यनिष्ठ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उनके जैसा व्यक्ति, नॉन करप्टेबल, उनके जैसा चारित्रिक व्यक्ति भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखते हैं आज संतों तक के ऊपर में इतने सारे आरोप लगा करते हैं, और वहां पर एक राजनीतिक संत होने के बावजूद एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं है। ये उनका तप है। और ये समझिए कि जो उनका गोरखपुर का जो मठ है वो हठयोग से जुड़ा हुआ मठ है, और हठयोग जो है वो सबसे सख्त किस्म का योग होता है। तो इस योग पे मुझे लगता है उन्होंने महारत हासिल की है, और ऐसा ईमानदार व्यक्ति भारत के लिए ही, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह मोदी जी नॉन करप्टेबल है, जिस तरह भारत में भाजपा के पास नॉन करप्ट नेता आज हैं, वह देश के लिए एक ऊपर वाले का वरदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का करप्ट होना देश के लिए अच्छा नहीं। अभी योगी जी विदेशी दौरे पे हैं, जापान से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, और एक दो दूसरे से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी हैं, अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि योगी जी जापान का नाम बदलकर आदित्यपुरम ना कर दें, तो एक तीखा हमला है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी बचकानी हरकतें हैं। उनके पिताजी ने बड़ी मेहनत करके एक पार्टी खड़ी की, उनको ऑस्ट्रेलिया भेजकर पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसीलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि डिग्री का और ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान, कोई संबंध नहीं है। डिग्री आप किसी भी चीज में पा सकते हैं, लेकिन समाज विज्ञान और समाज का ज्ञान और अपनी भाषा पे संयत होकर बोलने का जो ज्ञान है वह बिरलों को प्राप्त होता है। अखिलेश जी
को हमारी पार्टी के भिन्न भिन्न नेताओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है इंडी गठबंधन में जाने के बाद उन पर राहुल जी का ज्यादा असर हुआ है, और योगी जी का असर अगर होता तो शायद वह उनकी मानसिकता और उनका बातचीत का तरीका कुछ भिन्न होता। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी योगी के साथ कोलैप्स कर ले और भाजपा में क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उनकी आत्मा उनको प्रश्न करे और उन्हें लगे कि भाजपा इस देश के लिए सही पार्टी है और वो ज्वाइन कर लें। इसमें आश्चर्य क्या है? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि 10 साल हो गया, अब योगी जी मठ में जाएंगे और फिर से मठ का पूजा पाठ करेंगे और फिर से अखिलेश यादव आएंगे। देखिए, मठ का पूजा पाठ तो वो आज भी कर रहे हैं, और जब नहीं सांसद थे तब भी कर रहे थे। जब वो जनता की सेवा करना और भगवान की सेवा करना अलग अलग नहीं है। ये अखिलेश जी को जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन वो नर की भी पूजा करेंगे और नारायण की भी पूजा करेंगे। मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलते रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन के पास युवाओं को लेकर विजन ही नहीं है। बस कहेंगे कि युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए बोलेंगे, लेकिन विजन नहीं है। आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई विजन होगा आने वाले 5 सालों में कि आप युवाओं को कैसे तैयार करेंगे, उनके लिए रोड मैप तैयार क्या करेंगे 5 साल में? देखिए, 5 साल में युवाओं के लिए जो मेरा रोड मैप है वो ये है कि जिस तरह से मेडिकल का काम हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, उसी तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी पर हमें काम करना पड़ेगा। और जो एनईपी हमारी जो नेशनल एजुकेशन नई पॉलिसी आई है, उसके आधार पर हमको एक ऐसा एक सोशियो पॉलिटिकल एजुकेशन भी देनी पड़ेगी जो भारत की एकता को बढ़ावा दे, जो मदरसा छाप ना हो, जो सिर्फ एक ही पंथ के विषय में ना बताए, वह अन्य सब चीजों को लेकर एक ऐसे नागरिक को पैदा करे जो पूरे भारत की चिंता करता हो, किसी एक जाति या किसी एक पंथ की चिंता न करता हो। साथ ही में उनको साइंस में हमको जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी थ्रस्ट दे रहे हैं देश के अंदर, तो एआई पर, नैनो टेक्नोलॉजी पर, सेमीकंडक्टर्स पर और इस तरह की अन्य टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वगैरह जितनी है, इसके ऊपर हमारे यहाँ रिसर्च लैब्स उत्तर प्रदेश में स्थापित हो और एक विशेष प्रकार की यूनिवर्सिटी बने जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर विशेष काम हो। तब जाकर कहीं युवाओं के लिए एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जो अगले 47 के पहले ही भारत को विश्व के नंबर 1 स्तर पर ले जाने में सक्षम होगा। लास्ट सवाल से इंटरव्यू को खत्म करते हैं। एक लास्ट अंतिम सवाल रहेगा। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी हो रही थी, हालांकि वो पूरा मैटर सीबीआई का है, सरकार की कहीं से सवागता नहीं है, तब भी आवाज उठा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर अरविंद केजरीवाल को दबा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल भी गए, सरकार भी गिरा, उसके बाद सरकार भी बनी। नहीं, मतलब चुनाव हुआ तब सरकार गिरा। उस समय अरविंद केजरीवाल पहले से चीफ मिनिस्टर रहे, अरविंद केजरीवाल पहले से चीफ मिनिस्टर जेल आने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, निकलने के बाद उन्होंने आतिशी को बनाया, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सरकार गिर गई। अब अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिरफ्तारी कब होगी? नहीं, इससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, कोर्ट ने उनको जेल से बेल की, कोर्ट ने ही उनको बरी किया। हमारा काम है कोई आरोप आए तो उस आरोप को सिद्ध करने या ना सिद्ध कर पाने का काम कोर्ट का होता है। कोर्ट जो करता है हम उसके आगे सर झुकाते हैं। तो सर, गिरफ्तारी हुई, बरी हुए, केस ट्रायल चला, तब से लेकर अभी तक लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे हमलावर हुए, तो फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसे खुल के जवाब क्यों नहीं दे रहे? आजकल अपोजिशन ने एक फैशन बना लिया है देश की हर संस्था के ऊपर आरोप लगाने का, वो चाहे सीबीआई हो, वो चाहे ईडी हो, वो चाहे ईसीआई हो, वह चाहे देश के बैंक्स हो, वह चाहे प्रधानमंत्री का दफ्तर हो, अन्य सारी संस्थाओं को कंडेम करने का और देश के लोकतंत्र को खतरा बताकर लोगों के सामने पेश करने का एक फैशन हो गया है। और यह सब विदेशी ताकतों के आशीर्वाद से इस देश के अंदर के नेता कर रहे हैं। देश को तोड़ने की भावना है, हम हर जगह डटे हुए हैं। कहीं कहीं पर उन लोगों ने जहां पर वो फंसे हैं वहां पर वो नहीं कुछ कहते हैं, जहां पर वो मान लीजिए जैसे अभी कल बरी हो गए हैं, उसमें भी देखना ये है कि सरकार अपील में जाती है कि नहीं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर सही तरह से बहस न हुई हो
और हो सकता है कोर्ट अपने संज्ञान ले। अभी लोअर कोर्ट ही इस जज ऑर्डर को फाइनल कोर्ट का ऑर्डर है, हो सकता है सरकार उनके पास जाए और अपनी बात रखे। मुझे यकीन नहीं है, अगर जाती है तो अपने अधिकार क्षेत्र में है सरकार। सर आखिर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार पे हमलावर है, जबकि ये केस सीबीआई का? केजरीवाल, जब अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। फिर अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत क्या की कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का वो है, रोज एक कोई पत्र ले आते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ही समाप्त किया दिल्ली से। तो केजरीवाल से ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट मैंने देश की राजनीति में, मैं भी बहुत समय से देख रहा हूं, मैंने राजनीति वीपी सिंह के साथ शुरू की थी। तो केजरीवाल जैसे बुलबुलों को इस देश की राजनीति में उठते और समाप्त होते मैंने देखा है। ये राजनीतिक बुलबुले हैं, इनका अपना कोई विचारधारा नहीं है। और जिस तरीके से इस देश के अंदर जंगल का नक्सलिज्म हमने खत्म किया है, अर्बन नक्सलिज्म को सपोर्ट करने वाले भी खत्म हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खासकर युवाओं को विजन के लिए बहुत सारे नेता बात तो करते हैं, लेकिन रोड मैप नहीं होता है। आपके पास रोड मैप है, इसलिए खासकर आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है वो संगर रिजॉर्ट में है और कानपुर बदल रहा है और कानपुर विकसित हो रहा है। अगर हमारे साथ विक्रम सिंह जैसे लोग रहें, विक्रम सिंह जैसे पॉलिटिशियन रहें, तो वास्तव में कानपुर ही नहीं बल्कि देश का हर एक कोना बदलेगा और देश का हर एक कोना विकसित होगा। आप विक्रम सिंह के बातों से कितना सहमत है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, कैमरामैन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।